तो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 19 तक हम लोगों ने कल बात की थी, और सेक्शन 19 आपका क्या कह रहा था कि स्वीकृतियों का साक्ष्यिक मूल्य, एविडेंटरी वैल्यू, ये क्या है, कब कब उन्हें साबित किया जा सकता है और कब कब वो सुसंगत हुई है। पहले तो सुसंगत होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 3 ये देख रखा है। सेक्शन 3 में उसने कहा है या तो विवादित तथ्यों का साक्ष्य दीजिए या सुसंगत तथ्यों का, इसके अलावा किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य आपको देना है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि स्वीकृति ये विवादित तथ्य, तो विवादित तथ्य तो वो है नहीं, क्योंकि विवादित तथ्य की इटसेल्फ डेफिनेशन ये मौजूद है, और चूंकि इटसेल्फ डेफिनेशन विवादित तथ्य की फैक्ट इन डिस्प्यूट की मौजूद है, तो ऐसा तथ्य जो विवादित तथ्य की डेफिनेशन को संतुष्ट कर ही नहीं रहा, उसको विवादित तथ्य आप कम से कम कानून की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं कह सकते। वो तो आपको संतुष्ट करना ही होगा। तो स्वीकृति, ठीक है, कम से कम विवादित तथ्य के डेफिनेशन को संतुष्ट नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि विवादित तथ्य की डेफिनेशन क्या है कि एक तथ्य है जिसका एक पक्ष प्रख्यान करे और दूसरा प्रत्याख्यान, एक पक्ष असर्शन करे और दूसरा डिनायल, और तथ्य ऐसा हो जिसे यदि साबित कर दिया जाए, साबित यानी विश्वास दिला दिया जाए कि यह तथ्य अस्तित्व में रहा है, तो न्यायालय उस अधिकार, दायित्व, योग्यता या निर्योग्यता जिसका आरोपण करने के लिए कार्यवाही चलाई जा रही थी, ठीक है, उस कार्यवाही में उस दायित्व, कर्तव्य, अधिकार, आरोपण, योग्यता, निर्योग्यता आदि का कर ही दे, ऐसे तथ्य को विवादित कहते हैं। आपसे चर्चा हुई थी कि एक कहता है कि हमने हत्या नहीं की, और अभियोजन कहता है कि इसी ने हत्या की है। अब एक पक्ष, ठीक है, हत्या के तथ्य को कथित कर रहा है और दूसरा पक्ष हत्या के तथ्य को डिनाई ये कर रहा है। तो विवादित तथ्य होने के संबंध में जो पहली आवश्यकता है वो पूरी हो गई कि वो तथ्य विवादित होता था जो एक पक्षकार के द्वारा कहा जाए और दूसरे पक्षकार के द्वारा डिनाई किया जाए। तो एक विशेषता तो आ गई, लेकिन एक विशेषता यही होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विवादित तथ्य की डेफिनेशन वो ये भी अपेक्षा करती है कि तथ्य इतना सक्षम भी होना चाहिए कि यदि उसे साबित कर दिया जाए, अर्थात उसके अस्तित्व को न्यायालय के समक्ष दर्शित कर दिया जाए, ये न्यायालय को, ठीक है, संतुष्ट कर दिया जाए कि अमुक तथ्य अर्थात हत्या का तथ्य अस्तित्व में रहा है और वो हत्या का तथ्य अस्तित्व में लाया गया है, किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो न्यायालय निश्चित रूप से ए को हत्या के दायित्व अर्थात हत्या के दंड से दंडित कर देगा। इसलिए ए के द्वारा हत्या किए जाने का तथ्य विवादित तथ्य की श्रेणी में है, क्योंकि विवादित तथ्य की श्रेणी में आने के लिए किसी भी तथ्य को डेफिनेशन में दिए गए सभी तत्वों को संतुष्ट करना होगा। ठीक है, तो एक हुआ विवादित तथ्य। विवादित तथ्य का मतलब यह हुआ कि वो तथ्य जिसको अस्तित्व में होना, दर्शित किया जाना जरूरी है, उसको फैक्ट इन डिस्प्यूट कहना है। कि फैक्ट इन डिस्प्यूट कौन सा है? वो तथ्य जिसके अस्तित्व को दर्शित किया जाना कार्यवाही का उद्देश्य है। अब ये तथ्य
जिसके अस्तित्व को दर्शित किया जाना कार्यवाही का उद्देश्य है। यह तथ्य अस्तित्व में है, इसे आखिर कैसे दर्शित किया जाए, यहां समस्या है ना। ठीक है, समस्या कहां पर है, आप कैसे दर्शित करें कि अमुक तथ्य अस्तित्व में है। तो अमुक तथ्य अस्तित्व में है, ये दर्शित करने के लिए आवश्यक यह है कि आप ऐसे लोग लाएं जो ये कहें कि अमुक तथ्य को अस्तित्व में आते हमने स्वयं देखा है। अर्थात विवादित तथ्य, अर्थात ए के द्वारा जब हत्या की जा रही थी, तब जो लोग मौजूद रहे उन्हें न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराकर आप इस तथ्य की स्थापना कर सकते हैं कि इन्होंने हत्या की है। लेकिन ये जो आएगा ये कहने कि हमने हत्या होते स्वयं देखी है, ये भगवान विष्णु का अवतार ये तो होगा नहीं। ये झूठ भी बोल सकता है। तो आपके झूठ को पकड़ने का जो तरीका है वो आम जीवन में भी यही है कि आपने कहा कि कल रात हम पढ़े थे, हम तुरंत पूछते हैं क्या पढ़े थे, आप कहते हैं अमुक विषय पढ़े थे। अमुक विषय में कौन सा चैप्टर पढ़े थे, आप बताते हैं अमुक चैप्टर पढ़े थे। तो अमुक चैप्टर से ही 3 सवाल किए, आप कुछ नहीं बता पाए। फिर हमने पूछा कितनी देर पढ़े थे, ठीक है, जरा किताब लो, क्योंकि किताब में अक्सर पढ़ते समय कुछ न कुछ निशान आप अवश्य लगाते हैं। ठीक है, अब ये सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य हुआ, ठीक है, और वो ठीक है विवादित तथ्यों का साक्ष्य जब आप कह रहे हैं पढ़े थे, या ये कहते हैं कि हमने पढ़ते देखा अपनी आंखों से, तो क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा, ये एक माध्यम हो सकता है आपके झूठ को पकड़ने का। ठीक है, यह तरीका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अनुज्ञात किया गया, अलाउड किया गया कि विवादित तथ्यों का साक्षी जब साक्ष्य देने आएगा तो उसकी प्रतिपरीक्षा होगी, और प्रतिपरीक्षा करने के उपरांत यह मान लिया जाएगा कि जो कुछ निकल कर आया वो तो चाहिए। यानी अगर प्रतिपरीक्षा से आपने यह दर्शित कर दिया कि इन्हें यह भी नहीं मालूम, इन्हें यह भी नहीं मालूम, इन्हें यह भी नहीं मालूम, तो फिर ये घटना स्थल पर उपस्थित रहे हैं ये विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रहा होगा घटना स्थल पर वो इस प्रश्नों के बारे में उत्तर दे ही पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन प्रश्नों के वो उत्तर न दे पाए। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है आपकी सच्चाई को सुनिश्चित करने का। वो तरीका क्या है? आपको अंतः प्रेरणा दी जाए कि सच बोलिए, क्या पता आप बहुत अच्छे आदमी हैं, जो साक्षी आया है वो बुरा ही है, अपने मन से सच नहीं बताएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, न इसकी कोई गारंटी कि वो सच बताएगा और न इसकी कोई गारंटी कि नहीं बताएगा। जो व्यवस्था चलाने वाले हैं उन्हें कोशिश जितनी हो सकती है सच जानने की उतनी करनी चाहिए, उतनी ही कोशिश की गई है। आपको शपथ दिलाई जाएगी कि भगवान की कसम खाकर कहते हैं जो कहेंगे सच ही कहेंगे। ये आपके ठीक है अंतः प्रेरणा या आपके अंतस को आवाज देने के लिए दिलाई गई है, ताकि आप सच बोले। आप आम जीवन में भी ये कहते हैं हम कसम खा के कह रहे हैं ये सच है, वही तरीका कानून में अडॉप्ट हुआ है
कानून में कोई और तरीका थोड़ा अडॉप्ट हुआ है, यही तरीका है। ठीक है, आप यही तो ऐसे ही तो बोलते हैं जीवन में। जब आम जीवन में आप अपने कथन पर जोर देने के लिए, ठीक है, कसम का सहारा लेते हैं, तो वही कसम का सहारा अदालत ने लिया। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहा गया शपथ यह दिलाई जाएगी साक्षी को, आप शपथ पूर्वक कथन करेंगे। ठीक है, आप शपथ पूर्वक। और दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, प्रति परीक्षा होगी। प्रति परीक्षा मीनिंग देयर बाय, आप कहते हैं हमने ये देखा, सवाल होंगे, उनका जवाब दीजिए। वाकई आपने देखा होगा, तय हो जाएगा। अब फिर इस प्रकार से जो कुछ तय होकर आया उससे विवादित तथ्यों के संबंध में आपके दायित्व को निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, एक चीज और भी है, तो विवादित तथ्यों का साक्ष्य आपके दायित्व के निर्धारण में सहायक हो सकता है। ठीक, लेकिन हमने जब धारा 3 पढ़ाई थी तब भी कहा, और अब फिर कह रहे हैं कि आप अपराध छुपा कर करते हैं। ठीक है ना, यानी आप अपराध तो छुपाकर करेंगे ही, यदि अकृत्य और संविदा ये कर रहे हैं तो भी किए जाने के स्थान पर साक्षी मौजूद रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और अपराध में तो मैक्सिमम संभावना यही है कि आप सिगरेट भी पीते हैं तो छुपाकर। ठीक है, जो सिर्फ आपके माता पिता की नजर में नैतिक गलत है। ठीक है ना, अपराध आपके माता पिता के नजर में भी नहीं है। तो जब आप सिगरेट तक छुपाकर पीते हैं तो आप अपराध खुलेआम कैसे कर देंगे? तो अगर सिर्फ हम ये कहें कि विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है, तो अधिकांश अपराध, अधिकांश संविदाएं और अधिकांश अकृत्य, इनका साक्ष्य दे पाना यह संभव ही नहीं होगा। कैसे संभव होगा भाई? अपराध आप खुलेआम तो करेंगे नहीं, कहां से आएंगे विवाद? अपराध यही विवादित तथ्य है। क्योंकि विवादित तथ्य की डेफिनेशन क्या करे कि वो तथ्य जिसके साबित होने से अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता ये पैदा होगी, वो तो अपराध किया ये साबित करने से होगी। ठीक है, और अपराध किया आपने, ये कौन बता पाएगा? जिसने देखा हो वही तो बता पाएगा। देखा किसी ने ही नहीं, क्योंकि सिगरेट भी तुम छुपा कर पीते हो। ठीक है, वे सिगरेट भी तो आप छुपा कर पीते हैं, जो मात्र नैतिक गलत है, जिसमें लोक निंदा के अलावा अन्य कोई, ठीक है, पेनाल्टी, अन्य कोई शास्ति ये लगनी ही नहीं है, वो तो आप छिपा कर पी रहे हैं। तो जिसमें तुम जेल जाने वाले हो, जिसमें तुम्हें दंड मिलेगा, वो तुमने खुलेआम किया होगा, ये तो कैसे संभव है भाई? तो संभव ही नहीं है। तो अगर केवल ये लिखा जाता धारा 3 में कि विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, तो समय की बर्बादी होती। वो थोड़ी समय की बर्बादी नहीं होती, बल्कि विवादित तथ्यों का साक्ष्य जुटा पाना यही कठिन हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि या तो अपराध या संविदा या अकृत्य, ठीक है, इन शॉर्ट कॉन्टेक्ट या क्राइम, यही तो विवाद के विषय होंगे। और इन अपराध के समय अपराध जो साक्षी है उनकी गैर मौजूदगी ये स्वभावतः होगी ही होगी। या तो तुम्हें भाई जिसे कहते हैं ना रंग कायम करना, जलवा कायम करना, या तो तुम वो कर रहे थे तब तो तुम खुलेआम अपराध करोगे आतंक बनाने के लिए, लेकिन अगर अपराध ही करना चाहते हो तो छुप कर करोगे। और संविदा और अकृत्य इसकी दशा में भी साक्षी मौजूद रहे हो आवश्यक नहीं है, और मौजूद नहीं होंगे तो फिर संविदा और अकृत्य इसको साबित करना यह भी कठिन हो जाएगा। इसलिए धारा 3 में एक और बात कही गई
कि सुसंगत तथ्यों का साक्षी यह भी दिया जा सकेगा। ठीक है ना? विवादित तथ्यों को साबित करने के लिए विवादित तथ्यों का साक्ष्य तो दिया ही जाएगा, यानी जिसने विवादित तथ्यों को अस्तित्व में आते देखा है उसका साक्ष्य तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य भी दिया जाएगा। और सुसंगत तथ्य यह आपको जब धारा 3 बताई गई तब भी कहा गया कि सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, उन्हीं को सुसंगत कहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत तथ्य का मतलब क्या हुआ? वो तथ्य जो विवादित तथ्य से एतस्मिन् पश्चात वर्णित तरीके से जुड़ा हुआ है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। और एतस्मिन् पश्चात वर्णित जो तथ्य है वो कहां? सेक्शन 4 से लेकर के, ठीक है ना? और नए अधिनियम में जहां तक दिए हों 53 तक दिए होंगे, या कहां तक दिए देख लेते हैं। चलो इसी समय कहां तक दिए? ये 45 नहीं 46, अच्छा ये 50 तक दिए, यानी 85 तक दें। ठीक है, उन्होंने सारे सुसंगत तथ्य ये वर्णित किए और 50 तक के तथ्य आप पढ़ेंगे। सुसंगत तथ्य कौन से? वे तथ्य, ठीक है, सुसंगत तथ्य वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, क्योंकि मानवीय बुद्धि और ज्ञान ये कहता है, ये जानता है कि अकस्मात बिना किन्हीं परिस्थितियों के अस्तित्व में आए जो तथ्य अस्तित्व में आया करते हैं उन तथ्यों को हम क्या बोलते हैं? जादू या दैवीय कृत्य। हाथ हिलाया और सेब हाथ में आ गया, ये ठीक है मानवीय जो कृत्य है उसके माध्यम से सेब हाथ में आने की घटना नहीं हो सकती। अगर यह विवादग्रस्त है कि सेब तुम्हारे पास था या नहीं, वैध रूप से, तो जिसने तुम्हें सेब खरीदते देखा है, उसके अलावा वो व्यक्ति जो सेब की आवश्यकता के बारे में जानकारी रखता है, वो भी ये, ठीक है, भले ही उसको सेब खरीदते तुम्हें नहीं देखा, लेकिन उसका साक्ष्य ये जरूर तय करता है कि आपने सेब खरीद भी सकते। यद्यपि जिसे जिसे सेब की आवश्यकता है वो सबको ही सेब खरीदे, यह भी जरूरी नहीं है। और इसीलिए सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य के संबंध में नियम क्या है कि सुसंगत तथ्यों का जो साक्ष्य इतना संपूर्ण होना चाहिए कि एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि विवादित तथ्य अस्तित्व में रहे हैं। ठीक है, एक सुसंगत तथ्य से नहीं होगा, लेकिन हां सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य को अगर आप ग्राह्य यही घोषित नहीं करेंगे और विवादित तथ्य अस्तित्व में आए, ठीक है, ये या विवादित तथ्य अस्तित्व में आए, इसे देखना हमेशा संभव नहीं होगा, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए धारा 3 में यह लिखा गया कि वे तथ्य जो सुसंगत, और सुसंगत तथ्य जब हम लोग देखते हैं तो वो है क्या? इनफैक्ट वो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, वे परिस्थितियां जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक हैं। अगर विवादित तथ्यों का साक्ष्य आपके पास नहीं है तो कम से कम उनका साक्ष्य जरूर होना चाहिए। इसीलिए धारा 3 में लिखा। आपके पास दोनों है, बहुत अच्छी बात, तब तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। और अगर एक भी नहीं है, अब यह भी हो सकता है
कि वाकई आदमी ने हत्या की है, वाकई आदमी ने संविदा की है, लेकिन न विवादित तथ्यों का साक्ष्य न सुसंगत तथ्यों का, तो मजबूरी है। न्यायालय भी लिखता है सबूत के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। उसने सिर्फ इतना ही कहा, संदेह का लाभ दिया, ठीक है, उसने और तो कुछ नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा आपने नहीं किया, उसने कहा संदेह का लाभ। और संदेह का लाभ देना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि दांडिक कार्यवाही में हम उससे कुछ ले रहे हैं, किसी से तुम छीनते। अरे अपने दैनिक जीवन में भी तो आप किसी से नहीं छीनते हैं कुछ। आप अपने दैनिक जीवन में भी तो किसी से कुछ तब छीनते हैं जब 100% विश्वास होता है कि वो दोषी है। आप कहते हैं अरे कोई जरूरी हो तो चोरी की हो, क्यों डांट रहे हुआ होगा। आप कहते हैं ये देखा, वो कहते हैं इससे तय तो नहीं होता कि उसने चोरी की। यानी जब किसी से कुछ लेते हैं तो दैनिक जीवन में भी आप अपेक्षा करते हैं कि वो दायित्व, ठीक है, इसके लिए दायित्वाधीन हो, उससे पूर्व उसका दोष युक्त संदेहों के परे साबित होकर आए। तो जब उसे छोटा सा दंड मिलना है दैनिक जीवन में, डांट पड़ जानी ज्यादा, तब अगर यह स्थिति है तो आदमी को जेल भेजने से पहले तो कम से कम यह स्थिति होनी चाहिए। इसीलिए दांडिक मामलों में नियम है, या तो सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य यानी परिस्थितियों का साक्ष्य, इसी को कचहरी की भाषा में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहा जाता है, सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य को। क्योंकि अगर हत्या की गई तो कारण होगा हत्या का, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास हत्या का कारण है वो हत्या कर ही नहीं देता। इसलिए किसी के पास सिर्फ कारण है, इस कारण से उसे दंडित नहीं कर सकते। किसी के पास हत्या करने का मोटिव है, तुम इतने बदतमीज हो कि हमारा मन होता तो मत डाले, लेकिन हम तो मार थोड़ी डालते हैं, ठीक है, हमारा मन होता कि आपको भगा दें, लेकिन भगा ही थोड़े ही देते हैं, ठीक है ना। तो आपके दोष को इतना स्थापित तो होना ही चाहिए। अगर हम सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य से स्थापित कर रहे हैं आपके दोष को कि कोई संदेह ना बचे, इसीलिए परिस्थितियों का साक्ष्य नहीं, जब सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देते हैं तो इतना कंप्लीट वो होना चाहिए। अब इससे ज्यादा सुसंगत और क्या होगा कि आदमी ने खुद वो कथन किया है किसी के सामने जो उसी के हित की खिलाफत कर रहा है, उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, इन्हें पैसे नहीं दिए, उसके ऊपर आरोप है कि इन्हें हत्या की है, और उसने किसी के सामने ये कहा है कि हां हमसे हत्या हो गई। तो इससे बढ़िया क्या होगा? इसे तो सुसंगत होना ही चाहिए, ठीक है। अब इस हां हमने हत्या की, ये हो सकता है उसने ऐसी परिस्थितियों में कहा हो जो परिस्थितियां उसके इस कथन को उसका कथन ये न बनाती हूं। जो कुछ आप मजबूरी में कह रहे हो वो कथन, वो कहना आपका थोड़ा ही है। अरे भाई आपका कहां हुआ वो कहना जिसे आपने मजबूरी में कहा है, वो तो कहलवाया गया है। कहना, इसकी कुछ मर्यादा है इस शब्द की। कहलवा लेना और कहना फर्क है, ठीक है। तो इस तथ्य की जांच जरूरी है कि कहीं ऐसी परिस्थितियां तो नहीं कि जो आपसे कहलवा लेने का प्रभाव रखती है। अब यह भी हो सकता है कि तुम इतने बेशर्म टाइप के आदमी हो कि कहलवा लेने लायक परिस्थितियां थी, लेकिन तुम उन परिस्थितियों से अप्रभावित थे, ठीक है। होता है कुछ लोग डरपोक किस्म के होते हैं, उनसे कहा अभी मारेंगे, बताओ, वो बता देंगे।
और कुछ इतने गब्बर होते हैं मारो तब भी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये एक सावधानी है, ठीक है ना, कि अगर अपने ही दोष को स्वीकार किया है या अपने ही इसके विरुद्ध कथन किया है तो भले ही हम सिर्फ इसी के आधार पर दायित्व तो अधिरोपित न करें, लेकिन फिर भी कम से कम इससे एक अनुमान तो इंगित हो ही रहा है। अगर और भी हमें मिल जाता है कुछ जो इस कथन की सत्यता को सुनिश्चित करता है, यानी ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनमें वो कथन असत्य भी हो सकता है, लेकिन अन्य साक्ष्य इस ओर इशारा कर रहा है कि ऐसी परिस्थितियां तो थी निश्चित तौर पर जो इस कथन की स्वतंत्रता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, लेकिन इसके बाद भी ये साक्ष्य जिसके आधार पर यह तय होता है कि यह कथन इसने कम से कम केवल सच ही किया था और कुछ भी नहीं, तो क्यों नहीं ग्राह्य होना चाहिए उसको, ठीक है ना। लेकिन सामान्य नियम यही होना चाहिए कि आपका वो कथन न्यायालय के द्वारा न्यायिक कार्यवाही में ग्राह्य किया जाना चाहिए जो आपके अपने हित के विरुद्ध हो, क्योंकि अपने पक्ष में कथन सब लोग करते ही करते हैं, और अपने पक्ष में जो तुम कथन करते हो वो अक्सर झूठ होते हैं, अक्सर झूठ होते हैं। अनुभव हम लोगों का यही है। अब तो हम गलत बात नहीं कहते हो, जरा परीक्षा करो, आज दिन में कितनी बार सच बोल लेते हैं। कि कई बार तो हम लोगों से कहते हैं कि तुम हमेशा ही झूठ बोलते हो, आज से तय करो कि केवल एक बार दिन में सच बोलेगे, जब बोलोगे तो उसमें अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसे आदत विकसित होगी, तुम्हारा ये डर खत्म होगा कि नहीं झूठ ही बोलकर चल सकती है जिंदगी, सच बोलकर भी चल सकती है। कितना सच बोलते हो, क्योंकि दिन में 20 बार ये बात कहो, तो आपके पक्ष में जो आपके कथन होते हैं वे अक्सर झूठ होते हैं, इसलिए उनको सुसंगत अगर हम घोषित करें तो यह समय की बर्बादी होगी विचारण में। इसीलिए धारा 19 क्या कहती है कि स्वीकृतियां, ठीक है, स्वीकृतियां यानी वे कथन जो अनुमान इंगित करें, वे सुसंगत तो है, लेकिन सामान्यतः उन्हें साबित न्यायालय के समक्ष, ठीक है, कोई भी तथ्य साबित कब होता है जब उसे न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अनुमति से और न्यायालय द्वारा अपेक्षित किया जाए, और नहीं या न्यायालय के समक्ष किया जाए तब वो साबित होता है। यानी स्वीकृति सुसंगत होना एक बात और साबित किया जाना दूसरी बात। तो शिक्षा कल हम लोगों ने जो देखा था, वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्या कहता है, स्वीकृतियां सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी यदि वे कथनकर्ता के हित के विरुद्ध हैं, ठीक है, या कथनकर्ता के हित प्रतिनिधि उसके विरुद्ध भी साबित की जा सकेंगी यदि वे कथनकर्ता के हित के खिलाफ हैं। हां, एक बात यह भी कही उसने कि स्वीकृतियां अगर कथनकर्ता के हित के पक्ष में अनुमान इंगित कर रही हैं तो भी हमेशा, ठीक है, वे विसंगत हो जाएं, अर्थात सुसंगत न रहे और साबित न की जा सके, यह सामान्य नियम नहीं होगा, बल्कि ऐसी स्वीकृतियों के साथ अगर ऐसी परिस्थितियां वर्णित या ऐसी परिस्थितियां जुड़ी हुई हैं जो परिस्थितियां उन कथनों की असत्यता को अनधिसंभव है वे बना रही हैं, यानी उन कथनों के झूठ होने की संभावना को समाप्त कर रहे हैं, तो फिर उन कथनों को इस तथ्य के बावजूद कि उनके द्वारा इंगित अनुमान आपके पक्ष में है, ग्राह्य कर लेने में कोई संकोच ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या संकोच होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम कथनकर्ता के हित का समर्थन करने वाले स्वीकृति और स्वीकृतिकारक कथनों को जो अग्राह्य कर रहे थे उसका कारण सिर्फ इतना ही था कि वे झूठ होने की
अत्यधिक संभावना को लिए हुए थे, क्योंकि व्यक्ति अपने समर्थन में झूठे कथन करता ही है। इसीलिए तो हमने उसे विसंगत कर रखा है। अगर परिस्थितियां कुछ हैं जो उनकी सत्यता को प्रमाणित कर रही हैं, अर्थात उनकी असत्यता को अनधिसंभाव्य बना रही है, तो फिर उन्हें ग्राह्य कर लेने में कोई समस्या ये भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कल देखा था 19 में 3 स्थितियां उन्होंने दी हैं कि सामान्य नियम तो यही होगा कि इसके विरुद्ध होने की दशा में साबित की जाएंगी, किंतु यदि उन्होंने कहा स्वीकृति कारक कथन ऐसी परिस्थितियों में किया गया है कि अगर कथनकर्ता जीवित न रहा होता, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया होता, अर्थात धारा 32 की स्थितियां पुराने अधिनियम के हिसाब से बोल रहे हैं, धारा 32 की और इस अधिनियम में धारा 26 की स्थितियां अगर आ गई होती और उनमें कथन किया गया है, धारा 26 की परिस्थितियों में, हमने कहा था धारा 26 की परिस्थितियां जब आएंगी देख लेंगे, तो इस तथ्य के बावजूद कि कथन द्वारा इंगित अनुमान कथनकर्ता के पक्ष में है, उसको ठीक है सुसंगत मानकर साबित करने की अनुज्ञा दी जाएगी, या मन की, शरीर की, ठीक है, ऐसी दशा के बारे में किया गया कथन है जो उस समय कथन किया गया था जब मन और शरीर की वह दशा विद्यमान थी, और मन और वह शरीर की दशा स्वयं विवाद्य है। उस मामले में मन की दशा या शरीर की दशा का अस्तित्व तो यही विवादग्रस्त है, और उसके द्वारा कथन मन या शरीर की दशा के बारे में है, और उसी समय किया गया जब मन और शरीर की वो दशा विद्यमान थी, और ऐसे आचरण के साथ वो कथन किया गया है कि उससे उसकी असत्यता अनधिसंभाव्य हो जाती, तो वो भी ग्राह्य हो जाएगा। इस पर भी हम लोगों ने कल बात की। और तीसरी उसने कहा था कि वह स्वीकृति कारक कथन जो कथनकर्ता के हित में अनुमान इंगित कर रहा है, जो अनुमान इंगित कर रहा है वो स्वयं कथनकर्ता के पक्ष में है, लेकिन इसके बाद भी यदि वह अन्य किसी उपबंध में सुसंगत स्वीकृत के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है, अर्थात वो कथन तो स्वीकृति है धारा 15 के मुताबिक, लेकिन स्वीकृति के रूप में ग्राह्य नहीं है, स्वीकृति के रूप में ग्राह्य नहीं है, ठीक है। कथन स्वीकृति है लेकिन स्वीकृति के रूप में ग्राह्य नहीं है। इस लाइन को ध्यान में लेना है कि स्वीकृति के रूप में ग्राह्य नहीं है स्वीकृति। क्यों ग्राह्य नहीं है? क्यों? इसलिए क्योंकि वो कथनकर्ता के हित के पक्ष में अनुमान दे रहा है, ठीक है, या फिर ठीक है, हां, कथनकर्ता के हित के पक्ष में दे रहा है और 3 स्थितियों में से कोई भी मौजूद नहीं है, तो स्वीकृति के रूप में ग्राह्य नहीं है, ठीक है ना, है स्वीकृति लेकिन स्वीकृति के रूप में ग्राह्य नहीं है, लेकिन अन्य किसी उपबंध में वो ग्राह्य है, अन्य किसी उपबंध में वो ग्राह्य है, ठीक है। तो वो कथन उस उपबंध के प्रभाव से यहां भी ग्राह्य हो जाएगा, ठीक है, स्वीकृति के रूप में तो नहीं होगा। अच्छा, स्वीकृति के रूप में ग्राह्य हो जाता तब भी तो सुसंगत ही होता, और अन्य किसी उपबंध के प्रभाव से ग्राह्य हो जाएगा तो भी रहेगा तो सुसंगत ही, यानी एविडेंटरी वैल्यू में क्या फर्क आया? कुछ भी नहीं, एविडेंटरी वैल्यू में तो बहुत फर्क नहीं आया, और साक्ष्य जो उपयोगी हो सकता है उसे नष्ट होने से भी हमने बचा लिया, क्योंकि कथन धारा 6 पुराने अधिनियम की और नए की धारा 4 रजिस्टे, ठीक है, आचरण का सबूत नए की 6 पुराने की 8, इसमें नए की 12 और पुराने की 14, जब वह मन की किसी दशा के अस्तित्व की सूचना, तो उन उपबंधों के प्रभाव से ग्राह्य हो जाएगा। अब इसी बात को ध्यान में रखेंगे, इसी बात को ध्यान में रखेंगे कि स्वीकृति है किंतु स्वीकृति के तौर पर ग्राह्य नहीं,
तो धारा 21 क्या कहती है कि वो अन्य उपबंधों में ग्राह्य हो जाएगी। अगर अन्य उपबंधों में ग्राह्य हो सकती है तो, ठीक है ना। संस्वीकृति है, संस्वीकृति है, किंतु संस्वीकृति के तौर पर ग्राह्य नहीं। और इससे आप में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि संस्वीकृति स्वीकृति है, इससे तो कोई ग्राह्य नहीं, क्योंकि आप में से सब एलएलबी में खूब लिखे हैं और एग्जामों में आपसे खूब पूछा गया है कि प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति है, किंतु प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं है। इसका मतलब यह है कि संस्वीकृति आवश्यक रूप से स्वीकृति है। यह जरूर हो सकता है कि स्वीकृति संस्वीकृति न हो, लेकिन यह असंभव है कि संस्वीकृति स्वीकृति न हो। यह असंभव है कि कोई स्त्री लड़की कभी न रही हो, यह असंभव है। यह संभव है, ठीक है, कि वो लड़की ही रही हो, विवाहित स्त्री कभी न बनी हो, यह संभव है, ठीक है ना। यह तो असंभव है कि कोई विवाहित स्त्री जीवन में कभी लड़की रही ना हो, यह असंभव है। लेकिन यह संभव है कि उसने विवाहित स्त्री का स्टेटस कभी हासिल न किया हो, और स्टेटस क्या है इस पर जूरिस्प्रूडेंस में बात होगी, ठीक है। आप शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन उन शब्दों के अर्थ नहीं मालूम होते, और आपका दिमाग ऐसे कहता है कि सिर्फ सुन सुनकर शब्दों को आपके मन पर ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि मानो वो शब्द आपको पता है, ठीक है। मन बड़ा अद्भुत टाइप की चीज है। हालांकि बायोलॉजी मन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती, वो कहती है कि कहां होता है मन, दिखाओ, और शरीर में मन आप दिखा भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी मन का अस्तित्व अनुभव होता है, तो जो है नहीं वो अनुभव कैसे होगा भाई? जो है वही तो अनुभव होगा। तो भले ही बायोलॉजी न माने, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि हो सकता है बायोलॉजी अभी उस लेवल पर ना आई हो जहां मन को अनुभव या मन के अस्तित्व को वो जान सकती हो। एक समय भूगोल भी, ठीक है, इस बिंदु पर नहीं था कि वो ये जान सकता कि पृथ्वी ये सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। एक समय तो भूगोल भी इस स्तर पर नहीं था। लेकिन क्या उन दिनों भूगोल के जो सिद्धांत प्रचलित थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता, क्या यह सही था? सही तो उस दिन भी ये नहीं था, और आज भी सही नहीं है। तो आज आप कहते हो मन का अस्तित्व नहीं है, तो नहीं ही है, पता नहीं। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि बुद्ध दुनिया के अकेले ऐसे आदमी हैं जो सर्वाधिक सच बोले हैं, क्योंकि बुद्ध जब बुद्ध हो गए तब किसी ने उनसे पूछा कि ईश्वर है, तो उन्होंने कहा शायद हो। उन्होंने कहा क्या नहीं है? बोले शायद न हो। उन्होंने कहा आपका अनुभव क्या है? बोले हमारा अनुभव तो यह है कि अभी तक मिला नहीं, ठीक है। और आपसे पूछो ईश्वर है, तो बड़े विश्वास से आप कहेंगे या तो है और या नहीं है, और इसकी दोनों बातें गलत है। आपको क्या मालूम है या नहीं? कैसे कहा जा सकता है? तो सबसे सही एग्जैक्ट उत्तर तो यही है, शायद हो या शायद ना हो। एग्जैक्ट जो उत्तर है वो तो यही है, इसके अलावा तो कोई एग्जैक्ट उत्तर हो ही नहीं सकता। लेकिन शब्दों को सुनते सुनते आपके मन पर ऐसे प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, और मन बड़ी अद्भुत चीज है, वो आपको ऐसा अनुभव कराती है कि मानो आप इस शब्द से परिचित, क्योंकि कहीं परिचित नहीं है। स्टेटस कुछ नहीं जानते आप स्टेटस के बारे में, क्या होता है स्टेटस पता नहीं आपको, ठीक है। हम लोगों ने सुबह चर्चा की भी थी जूरिस्प्रूडेंस के एस्पेक्ट में, और करेंगे भी, विस्तार से करेंगे उस बात पर चर्चा। वो समय नहीं है, वो प्रसंग नहीं है इस समय कि हम स्टेटस डिफाइन करें, लेकिन ये समझ लें कि विवाहित महिला का स्टेटस हासिल किए बिना कोई जीवन भर लड़की रह सकता है,
लेकिन यह असंभव है कि लड़की का स्टेटस हासिल किए बिना कोई विवाहित महिला हो जाए, संभव नहीं है। ऐसे ही स्वीकृति, यही सब स्वीकृति है, लेकिन सब स्वीकृति स्वीकृति हो जरूरी नहीं। वो सॉरी उल्टा बोल गया, ठीक है। संस्वीकृति तो स्वीकृति होगी ही, संस्वीकृति हो ही नहीं सकती स्वीकृति हुए बिना। हां यह जरूर है कि स्वीकृति सिर्फ स्वीकृति रह जाए, वो संस्वीकृति न बने, यानी संस्वीकृति का हो जाना यह पश्चातवर्ती घटना है। पूर्वी घटना कौन सा है? लड़की होना। पश्चातवर्ती घटना है विवाहित महिला होना। यह हो सकता है कि घटना घटने के उस स्तर तक न पहुंची हो जहां घटना संपूर्ण हो गई हो, यह संभव है, ठीक है। लेकिन घटना पूर्ण हुई हो और घटना की शुरुआत ही ना हुई हो, यह कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है। तो संस्वीकृति पूर्णता है कथन की और स्वीकृति शुरुआत है कथन की, ठीक है ना। अब क्योंकि संस्वीकृति पूर्णता है, इसलिए उसके द्वारा जो अनुमान इंगित होगा वो ज्यादा सशक्त होगा, ठीक है ना। और स्वीकृति के द्वारा जो अनुमान इंगित होगा वो थोड़ा कमजोर होगा, यही फर्क आएगा। लेकिन संस्वीकृति आवश्यक रूप से स्वीकृति, क्योंकि घटना शुरू हुए बिना पूर्ण तो नहीं हो सकती। तो जब संस्वीकृति के संबंध में नियमों की चर्चा हम करेंगे तो स्वीकृति को उपेक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि संस्वीकृति स्वीकृति है। और जब संस्वीकृति स्वीकृति है तो फिर इस कथन को कैसे भुला देंगे कि जो स्वीकृति है किंतु स्वीकृति के रूप में ग्राह्य नहीं है, लेकिन किसी अन्य उपबंध से ग्राह्य है, तो वह ग्राह्य ही रहेगी। इस बात को हम कैसे नकार देंगे? और संस्वीकृति स्वीकृति है, ठीक है। तो आप क्षितिज महोदय कैसे कह रहे थे? ठीक है, हमने अपनी बात को स्थापित किया है। सिर्फ आप ये कैसे कह रहे हैं कि संस्वीकृति अगर की गई है और उसमें कोई कमी रह जाने की वजह से वो सिर्फ स्वीकृति रह गई, संस्वीकृति नहीं बनी, तो वो अग्राह्य हो जाएगी। ये बात ही कैसे आ गई? ठीक है, तो हमने अपनी बात को सिर्फ स्थापित किया, ठीक है, विभिन्न बातों के माध्यम से। बढ़ाना तो हमें एक था, लेकिन हम करें क्या? जब एक इशू निकल आएगा तो फिर उस बात को छोड़ देना यूं ही, ये आपके कॉन्सेप्शन को डिस्टर्ब कर देगा। और एक बार जितना समय जाना है चला जाए, ठीक है। वही कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। हर बार चीज समझो, उससे क्या लाभ? एक ही बार समझ लो। तो बढ़ाना तो हम आगे चाहते थे, लेकिन अब उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर अब कुछ तो आगे बढ़ ही जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले थे किस पर? नए अधिनियम की धारा 20 और पुराने अधिनियम की 10, ठीक है, धारा 22। आपसे जब स्वीकृतियां कैसे की जाएंगी इस पर बातचीत हो रही थी। तो एक बात आई थी, स्वीकृति लिखित हो सकती है, स्वीकृति मौखिक हो सकती है। और एक कहने का मेरा मन हो रहा, अभी नहीं ये विश्वास आया है अभिषेक को कि शायद कुछ ठीक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप इन्होंने, अब इनके चेहरे भाव भी ठीक है, अब हमें मतलब ठीक लग रहा है कि हाँ अब ठीक है। इस समय इनके चेहरे भाव ठीक नहीं थे, ये बांध कर बैठा ले गए थे यहां, ठीक है। तो समय आता है हर चीज का, ठीक है, तब उन बातों को कहना ठीक होता है, उससे पहले कहना ठीक नहीं होता। कहता है कि स्वीकृति कैसे कैसे की जाएगी ये आपको बताया गया था। कहा गया था लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, आचरण के माध्यम से हो सकती है। आचरण के माध्यम स्वीकृति का उदाहरण धारा 8 में भी दिया गया। आपकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में यह कहा गया कि पुलिस आ रही है और अपराधी को पकड़ेगी और आप भाग गए। वो धारा 8 में भी सुसंगत,
और स्वीकृति के तौर पर भी सुसंगत, क्योंकि तुम्हारा यह आचरण तुम्हारे दोषी होने की ओर अनुमान इंगित कर रहा है। और धारा 15 सिर्फ इतना ही कहती है। और एक घटना विभिन्न उपबंधों में संगत हो सकती है। जैसे एक घटना, उसका विश्लेषण ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच इससे भी होता है, और एक घटना उसका विश्लेषण कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच इससे भी होता है। अप्रोचेस अलग हो जाती हैं। हमने आपको सुबह कहा भी था कि जैसे सुख दुख, ठीक है, ये होते हैं या नहीं होते, इस पर बात करते हैं। तो कोई कहता है सुख और दुख दोनों मन की परिस्थिति है, और यह भी ठीक है, क्योंकि सुख और दुख ये आप अनुभव करो तो है, और अनुभव न करो तो नहीं है। तो मन की परिस्थिति है, क्योंकि उसका मूल मन में है। दूसरे कहते हैं सुख और दुख शरीर की परिस्थिति है। यानी तुम अनुभव करो न करो, अगर टांग टूटी है तो दर्द भले ही ना हो, किसी दवा के प्रभाव से, पेन किलर आदि के प्रभाव से, लेकिन चलने में जो असुविधा होगी वो क्षोभ के रूप में दुख ये पैदा करेगी। क्योंकि जैसे अधिकार संकुचित रूप में है, अधिकार विस्तृत रूप में है, ठीक है ना, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता आदि के, ऐसे ही दुख संकुचित रूप में है और दुख विस्तृत रूप में है। दुख संकुचित रूप में वो है जिसे तुम दुख मानते हो, और विस्तृत अर्थ में क्षोभ भी है तो दुखी, वह क्षोभ सुख तो नहीं है। तो इससे जो क्षोभ पैदा होगा, तो यह कहा जा सकता है कि सुख और दुख शरीर की अवस्था है, मन की नहीं। ठीक है। और फिर तीसरा व्यू यह भी हो सकता है कि न सुख होता है न दुख होता है, ना ये शरीर की अवस्था है ना ये मन की अवस्था है, ये हार्मोनल डिस्टरबेंस है। ठीक है, हार्मोनल डिस्टरबेंस हुआ, आपको बुरा फील होने लगा, रोने का मन होने लगा। ठीक है, हार्मोनल डिस्टरबेंस ठीक कर दिया गया, आपको प्लीजर यह अनुभव होने लगा कि मूड एलिवेटर, जिन्हें सेडेक्टिव कहा जाता है, सेडेक्टिव नहीं, सेडेक्टिव तो नींद लाने वाली गोलियों कहा जाता है। ठीक है, जो मूड एलिवेटर है, ठीक है, अटियाजोलाम आदि बड़े प्रचलित नाम है, वो देके आपको अच्छा ही तो फील होता है। कैसे? आपके हार्मोनल डिस्टरबेंस को उसने ठीक किया है, सिर्फ इतना ही। तो एक ही घटना को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ठीक है, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे ही एक बात अनेकों उपबंधों के अंतर्गत सुसंगत हो सकती है, जैसे वहां अनेक दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, ऐसे ही एक बात विभिन्न उपबंधों में सुसंगत हो सकती है। तो यह कथन कि पुलिस आ रही है, आपको पकड़ेगी और आप भाग गए, यह धारा 8 में आपके आचरण के रूप में भी सुसंगत है, और धारा 15 में स्वीकृति के रूप में भी सुसंगत है। क्यों? इससे आपके आचरण के बारे में एक अनुमान इंगित हो रहा है, वह भी सुसंगत है। ठीक है, इसलिए इसको आचरण से स्वीकृति का दर्जा यह भी मिलेगा। यानी स्वीकृति लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, आचरण द्वारा हो सकती है। अब आपने लिखित रूप में स्वीकृति की है, तो लिखित रूप में की गई स्वीकृति का साक्ष्य यह कैसे दिया जाए? या आपने आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्वीकृति करना यह भी संभव है। आपने कुछ किया और वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ठीक है, या आपने कहीं और रिकॉर्ड कर दिया उसको, ठीक है, या किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है स्वीकृति। इसको कैसे साबित करें? साबित करें यानी न्यायालय के समक्ष उसके अस्तित्व को दर्शित कैसे करें? क्योंकि आपने की तो इंस्टाग्राम पे है, न्यायालय में तो की नहीं। न्यायालय की हो तो सेक्शन 58 था पुराने अधिनियम का, देख लेते, वहां तो की नहीं आपने तो इंस्टाग्राम पे की है। तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर
की गई स्वीकृति को न्यायालय में कैसे साबित करें, इसका तरीका पुराने अधिनियम की धारा 22 और नए में धारा 20 में दिया गया है। धारा 20 क्या कहती, कहती दस्तावेजों की अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु किसे कहते हैं, जो दस्तावेज में लिखा हुआ है उसे अंतर्वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। तुम्हारी अंतर्वस्तु क्या है, तुम्हारे विचार भी और वो, ठीक है, बोन्स ब्लड आदि, ये भी अंतर्वस्तु है, ठीक है। तो कहता है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, कब, इसका मतलब यह कि मौखिक स्वीकृतियां दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में, यानी दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के बारे में, यानी दस्तावेज में क्या है, यही तो दस्तावेज की अंतर्वस्तु है। इसके बारे में मौखिक कथन, तुम ये कहो न्यायालय के समक्ष हमने देखा है, ये लिखा है वहां, तो तुम्हारा ये कथन कि हमने देखा है, ये लिखा है, वो कथन क्या है, दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में। और उस कथन से आप क्या, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु में की गई स्वीकृति उसे साबित करना चाहते हो। तो ऐसा करने की अनुमति आपको कब मिले, यह बात सेक्शन 20 में बताई गई है। और आपसे एक सवाल और प्री में होता है, वो ये है कि निम्न उपबंधों में इस नियम को मान्यता किस धारा में दी गई है कि सबसे बेहतर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। और इसके लिए जैसे जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत सारे उपबंधों में, एक में नहीं, ऐसे ही सबसे अच्छा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिए, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनेकों उपबंधों में समाहित किया गया, किसी एक में नहीं। और ये वर्तमान उपबंध भी उसी में से एक। ये कहता है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु, इसमें जो स्वीकृति दस्तावेज में है, इसका मतलब लिखित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, नहीं दस्तावेज कहा ही नहीं जाएगा। कहता है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु में जो स्वीकृति अंकित है उसे साबित कैसे करें, ये समस्या आई है, ठीक है। उसका तरीका सेक्शन 20 में, तो सबसे बेहतर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिए, नियम ये होता है। तो सबसे बेहतर नियम तो यही है कि वो दस्तावेज है, लाओ न्यायालय के समक्ष रख दो, सबसे बेहतर तो यही है। भाई न्यायालय स्वयं उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की परीक्षा ये कर लेगा, और तुम अगर इंस्टा पर पोस्ट किए गए वीडियो उसमें उस स्वीकृति को सुन सकते हो, तो न्यायालय भी सुन लेगा, ठीक है ना। और उस उपकरण सहित न्यायालय को दो जिस उपकरण से तुमने उसे अपलोड किया है, ताकि यह जाना जा सके कि उसमें कुछ जुगाड़ करके तो तुमने कुछ गड़बड़ नहीं कर रखा है। इंस्ट्रूमेंट की भी जांच होनी चाहिए। जुगाड़ इसे अच्छी भाषा में क्या कहते हैं, युक्ति। और विधिक तर्क युक्ति, कानून को ही विधिक तर्क युक्ति कहते हैं, क्योंकि वो विधिक तर्क दिए जाने की युक्ति है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे बेहतर तो यह है कि आप डॉक्यूमेंट लाओ, न्यायालय के समक्ष रख दो। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो न्यायालय देख लेगा, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से अन्यथा किसी अन्य तरीके से उसे निर्मित किया गया है तो न्यायालय देख लेगा। क्योंकि दस्तावेज सिर्फ कागज यही नहीं होगा, दस्तावेज की परिभाषा इटसेल्फ दी गई है, कहां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। उसे अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से, ठीक है। तो केवल किताबें ही हो, केवल कॉपी ही हो, यही दस्तावेज हो, ऐसा तो है नहीं। तो सबसे बेहतर तो यह है कि दस्तावेज ही न्यायालय के समक्ष रख दो, वो जिस रूप में हो, न्यायालय स्वयं परीक्षा कर लेगा और उस स्वीकृति कारक कथन को देख लेगा, जो स्वीकृति कारक कथन तुमने देख लिया और जिसका साक्ष्य तुम दे रहे हो, वो भी देख लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा, इंस्टा तुमने वीडियो डाला, मिटा दिया, इरेज कर दिया, तो स्वीकृति तो थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं है। दस्तावेजों में की अंतर्वस्तु में स्वीकृति थी, ठीक है ना, लेकिन अब नहीं है। यह स्वयं
ऐसा तो है नहीं यूट्यूब में वायरस नहीं आ सकता, है तो कंप्यूटर सिस्टम। कुछ हालांकि बहुत रिफाइंड है, लेकिन जो कुछ रिफाइंड है वो खराब नहीं हो सकता, इसकी तो कोई गारंटी नहीं। मान लीजिए खराब हो गया, अब दर्शित ही नहीं हो सकता। दस्तावेज जल गया जिसमें था, अन्य किसी ढंग से नष्ट हो गया, तो स्वीकृति ये तो देखी है आपने। अब न्यायालय के समक्ष सबसे बेहतर साक्ष्य आना चाहिए, ये नियम है ना। तो सबसे बेहतर साक्ष्य तो तब जब दस्तावेज है, तो दस्तावेज है। लेकिन अगर दस्तावेज नहीं है तो अब सबसे बेहतर साक्ष्य आपका कथन, यानी जिसने स्वीकृति देखी है स्वयं, उसका कथन यही है। तो अब उसी का मौखिक कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके स्वीकृतियों के अस्तित्व को यह दर्शित किया जा सकता है। और बस यही नियम सेक्शन 22 में इनेक्ट हुआ है। सेक्शन 22 क्या कहता है? कहता है किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होती यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसी दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह एतस्मिन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, अथवा जब तक पेश की गई दस्तावेज का असली होना यह प्रश्नगत न हो। यानी सामान्य नियम यही होगा कि सबसे बेहतर साक्ष्य है। इसीलिए जो सेक्शन इनेक्ट किया वो इस भाषा में किया कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य ये तब तक नहीं दिया जा सकता, यानी नहीं दिया जा सकता यह नियम नहीं है, तब तक नहीं दिया जा सकता यह नियम है। जब तक तब तक नहीं दिया जा सकता कि बाद लिखी परिस्थिति यह संतुष्ट न हो, तब तक नहीं दिया जा सकता। और अगर संतुष्ट है तो दिया जा सकता है। इसका अर्थान्वयन भाषा का ये तो इसी प्रकार होगा। यानी अगर दस्तावेज मौजूद है तो दस्तावेज लाइए, क्योंकि वही सबसे बेहतर साक्ष्य है और सबसे बेहतर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष है, यही नियम। लेकिन वो है ही नहीं, तो फिर ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने उस स्वीकृति को स्वयं देखा है यह द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। यह कब तक होगा? जब हम लोग एविडेंस एक्ट में आगे जाएंगे। लेकिन यहां पर आप विश्वास कर लीजिए कि जब यथास्थान जब आएगा तो दिखा दिया जाएगा। इसे द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं। यद्यपि सिर्फ यही द्वितीयक साक्ष्य नहीं होता, द्वितीयक साक्ष्य इसके अलावा भी होता है। और इसमें अब हैश वैल्यू कंप्यूटर की उसे भी शामिल कर दिया है, ठीक है ना, नए एविडेंस एक्ट में। पहले द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा में हैश वैल्यू नहीं थी, अब हैश वैल्यू भी है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो मौखिक कथन करेंगे आप, ये द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा। तो कहता है अच्छा, द्वितीयक साक्ष्य आप न्यायालय के समक्ष तभी देंगे जब प्राथमिक साक्ष्य आप देने की स्थिति में ना हो। प्राथमिक साक्ष्य यानी वो साक्ष्य जिसमें साक्ष्य देने के लिए प्रस्थापित तथ्य स्वयं अंकित है। अर्थात आप स्वीकृति के तथ्य का साक्ष्य देना चाहते हो ना, तो स्वीकृति जिस दस्तावेज में है वह दस्तावेज आप दे ही नहीं सकते। यानी स्वीकृति को साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार उस दस्तावेज को नहीं दे सकता जिसमें वह स्वीकृति है। तो फिर उसका द्वितीयक साक्ष्य यह दिया जा सकेगा, किंतु पहले आपको यह साबित करना पड़ेगा कि तस्मिन पश्चात नियमों के मुताबिक आप इसका द्वितीयक साक्ष्य देने के हकदार है। अर्थात आगे एविडेंस एक्ट में द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए जो परिस्थितियां बताई गई हैं वे परिस्थितियां आपके मामले में मौजूद हैं। यह आपको साबित करना होगा न्यायालय के समक्ष, तभी आप द्वितीयक साक्ष्य अर्थात सेकंड बेस्ट एविडेंस अपने द्वारा देखी गई स्वीकृति का साक्ष्य यह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। और द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए आप किन परिस्थितियों में अधिकृत होते हैं यह विस्तार से तो उस समय बताया जाएगा जब वो सेक्शन आ जाएंगे। पुराने अधिनियम में कहा था सेक्शन 64
पुराने अधिनियम में धारा 64 थी, नए में भी, ठीक है, होगी ही, ठीक है। तो द्वितीय साक्ष्य देने के लिए आप कब अधिकृत होते हैं वहां लिखा है, लेकिन मोटा हम बताए देते हैं आप उस दशा में द्वितीय साक्ष्य देने के लिए अधिकृत होते हैं। यद्यपि एकमात्र दशा नहीं, अन्य भी है, लेकिन एक दशा यह भी है कि जब मूल अर्थात वह दस्तावेज जिसमें वह स्वीकृति मूल रूप से अंकित है वह नष्ट हो गया, वह दस्तावेज नष्ट हो गया हो, खो गया हो, आदि आदि, तब आप द्वितीय साक्ष्य ये दे पाएंगे। और आपके द्वारा अगर मौखिक न्यायालय के समक्ष ये कहा जाता है कि उस दस्तावेज के अंतर्वस्तु को हमने पढ़ा है, तो आपका ये जो मौखिक कथन है ये द्वितीय साक्ष्य की श्रेणी में ही है, ये हम आपको अभी बता देते हैं। तो अगर स्वीकृति दस्तावेज में है तो साक्ष्य का सामान्य नियम लागू होगा कि आप उसका द्वितीय साक्ष्य देने के लिए जब तक अधिकृत नहीं है तब तक आप उसे मौखिक साबित नहीं कर सकते, अर्थात तब आपको वैसे ही साबित करना होगा कि दस्तावेज न्यायालय के समक्ष ना हो। लेकिन अगर दस्तावेज खो गया है अर्थात आप द्वितीय साक्ष्य देने के अधिकृत हो गए, तो साक्ष्य से संबंधित नियम यह अपेक्षा करता है कि अब सबसे बेहतर साक्ष्य उसी व्यक्ति का साक्ष्य है स्वीकृति के तथ्य के अस्तित्व के संबंध में जिसने स्वयं उस स्वीकृति को देखा है, और फिर उसका साक्ष्य दिया जाएगा। ये बढ़ाते तो हम ज्यादा, लेकिन करते क्या, वो इश्यू उठ गया तो उसमें समय गया, खाया। कल चलो